अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदाए हक न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सदाए अजहर में आप सभी का खैर मकदम है। आज दो चार बातें लेकर आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहले ये बता दूं कि ईद की खरीदारी पर उलमाए किराम क्या फरमा रहे हैं। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी, मौलाना वली रहमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके अलावा तमाम ही उलमाए किराम और रहबरान कौम मिल्लत, उनकी अपील है, गुजारिश है कि इस रमजान में मुसलमान बिल्कुल ना के बराबर खरीदारी करें और फजूल खर्ची ना करें। इस रमजान में जबकि हमें तरावीह पढ़ने के लिए मस्जिदों में नहीं जाना पड़ रहा है, हमारे लिए जुमे की नमाजों में भी मस्जिदें मुकफ्फल हैं, बंद हैं, और ईद की नमाज भी न जाने किस तरह से अदा की जाएगी। तो ऐसे में खुशी किस बात की और किस तौर पर हम खुशी का मुजाहरा करेंगे। इसलिए ईद की खरीदारी बिल्कुल न करें। ये पैसे बचकर रहेंगे तो किसी और काम आएंगे। आइंदा चलकर हो सकता है लॉकडाउन और भी बढ़े, और भी जरूरियात हैं, हमारे घरेलू दूसरे खर्च हैं, तो उन तमाम इखराजात का भी हम ख्याल रखें। तंजीम अइम्मा मसाजिद के सरपरस्त और ऑल इंडिया मजलिस सदाए हक के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती मासूम कासमी ने इस बारे में जो बयान दिया वो मुलाहजा कीजिए। आपके चैनल के ज़रिए से मैं दो अपील ज़रूर करूँगा। जैसा हमारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, कारोबार मुतासिर है, बिल्कुल ख़त्म है। एक लोग ख़र्च के अंदर एतदाल करें, मयाना रवि इख्तियार करें। जो आदमी एतदाल मयाना रवि इख्तियार करता है उसके ऊपर कभी फाका और तंगी नहीं आती, और ऐसे आदमी को अक्लमंद समझा जाता है। दूसरी अपील मैं ये करूँगा अपनी माएँ बहनों से और अपने बुज़ुर्गों से कि ये जो ईद आ रही है, इस ईद में आप ख़रीदो फ़रोख्त ना करें, नए कपड़े ना बनाएं, पैसे को आप हज़रात संभाल के रखें। हो सकता है ये लॉकडाउन लंबा चले और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े अगर आपने एतदाल से काम नहीं लिया है। मैं देख रहा हूँ कि बाज़ारों में हमारी माँ बहनें कसरत से जा रही हैं, और मुझे अफसोस होता है कि दुकानदार हमारी माँ बहनों को अंदर करके शटर डाल देते हैं और हमारी माँ बहनें अंदर सामान ख़रीदती हैं। इसमें इज़्ज़त का भी ख़तरा है। मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से, हर हिंदुस्तानी से अपील करूँगा कि वो अपनी माँ बहनों को लॉकडाउन में बाज़ार बिल्कुल ना भेजें, इसका ख़ास तौर से ख्याल रखें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल, उनका बयान आया है कि अइम्मा किराम का ख्याल रखें। इस लॉकडाउन में हम तमाम लोग मस्जिद में तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मस्जिद में बहरहाल नमाज हो रही है। मसाजिद दो चार लोगों से ही सही लेकिन आबाद जरूर हैं। अइम्मा किराम अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में अइम्मा किराम का और अपनी मस्जिदों के इमामों का हम भरपूर ख्याल रखें। आइए सुनिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने क्या कहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त ख़ास एक मौजू के ऊपर आपके सामने आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और मस्जिद वालों को, मस्जिद के ज़िम्मेदारों को, मस्जिद के ट्रस्टियों से मैं इस वक्त मुखातब हूँ, और मस्जिद के महल्ले वार कमेटियों से। ये बड़े अफसोस की बात है, ये सुना जा रहा है मुख्तलिफ़ जगहों से। अब तो सैकड़ों जगह से ये खबरें आ रही है कि बेचारे इमामों को मस्जिद बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, इसलिए इमामों को निकाल दिया गया या इमामों को छुट्टी कर दी गई। हालांकि उस मस्जिद में 3 आदमी 5 आदमी तो नमाज पढ़ ही रहे होंगे। इसलिए न इमाम को न मुअज्जिन साहब को तनख्वाह नहीं दिया गया। बहुत से जगहों में अगर कुछ दिया है तो मामूली 1 आध महीने की तनख्वाह दे दी या आधा दे दिया। इस तरीके की बात इस वक्त बिल्कुल नामुनासिब है। जो इमाम लोग आपको 20-20, 25-25 साल से नमाज पढ़ा रहे, इससे भी ज़्यादा, और बेहतरीन आलिम, बेहतरीन कारी, इन लोगों का कोई दूसरा आमदनी नहीं है भाई, कोई ज़रिया नहीं है। अल्लाह के वास्ते आप ही लोगों के रहम करम पे आप लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, आप लोग उसके बदिये में उनको हदिया देते हैं। वो मुलाजमत नहीं है, वो आपके भाई हैं। इमाम हो, मुअज्जिन हो, मकतब में पढ़ाने वाले उस्ताद हो, अल्लाह के वास्ते इनकी तनख्वाहों को दीजिए या फिर चंदा करके दीजिए, उनके महीने की मदद कीजिए। रमज़ान का महीना ख़ास है, आपके बच्चे खाएँ और उनके बच्चे जो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो असातिज़ा, वो मुअज्जिन साहब, वो मौलाना साहब, वो इमाम साहब, उन लोगों को भूखा मत रखिए। मेहरबानी करके किसी भी तरीके से उनकी खबरगिरी कीजिए, उनको पैसे पहुंचाइए, उनके खबर लेके
आप अपने आखिरत का जरिया बनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमारे मुल्क में लॉकडाउन 3 चल रहा है, यानी लॉकडाउन का तीसरी मर्तबा ऐलान किया जा चुका है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मौजूदा सरकार बराह रास्त एक मर्तबा ही ऐलान क्यों नहीं कर देती कि लॉकडाउन फला तारीख तक, फला महीने तक रहेगा। 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए इस तरह से लॉकडाउन क्यों किया जा रहा है। एक ही मर्तबा बता दिया जाए कि लॉकडाउन फला तारीख तक रहेगा और उसके बाद लॉकडाउन का टाइम न बढ़ाया जाए। इससे जहां बेचैनी बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, मजदूर तबका रोज बरोज परेशान हो रहा है, भुखमरी का माहौल हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो रहा है, अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर होती जा रही है, इस तरफ सरकार की कोई तवज्जो नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक ही मर्तबा क्यों नहीं फैसला ले लेते कि हमें लॉकडाउन फला तारीख तक चलाना है। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए और मुल्क के हालात को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने तमाम चीजें तो बंद कर रखी हैं, यहाँ तक के धर्मशालाएं बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं, मंदिर बंद हैं, पाठशालाएं बंद हैं, स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां सब बंद हैं, तमाम दुकानें बंद हैं। अलावा राशन की दुकानें और सब्जियों की दुकानें और डेयरी वगैरह कुछ ही दुकानें खुल रही हैं, डॉक्टर्स की दुकानें खुल रही हैं। इनके अलावा हर कारोबार बंद है, तमाम जरूरियात लोगों की वो पूरी नहीं हो पा रही है और जरूरियात के सारे सामान मुहैया नहीं हो रहे हैं। इस दरमियान लॉकडाउन 3 में सरकार ने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है, तो अर्थव्यवस्था को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। मैं नहीं समझता कि यह कदम बहुत अच्छा है कि शराब की खुलेआम इजाजत हो गई, यानी शराब की दुकानें खुली रहेंगी, तमाम चीजें बंद रहेंगी। शराब की दुकानें खुलेंगी लेकिन स्कूल बंद रहेगा, शराब की दुकानें खुलेंगी लेकिन कॉलेज बंद रहेगा, शराब की दुकानें खुलेंगी लेकिन मंदिर का दरवाजा और मस्जिद का गेट बंद रहेगा। समझ में नहीं आता कि सरकार इस तरह से क्यों कर रही है। हालांकि शराब की दुकानें खुलने के साथ ही जो साइड इफेक्ट हमारे सामने आया है और लोगों की जो तस्वीर हमारे सामने आई है और सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से खुलेआम जनाजा उठा है, वो आप खुद देख सकते हैं। कितनी ही वीडियोस वायरल हुई जिसमें लोग शराब पीकर नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, सड़कों पर धूम मचा रहे हैं, लाइनें इस तरह से लग रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। अबे वायरल हो गया, मैं वायरल। मेरा नाम है करोना। घर में घुस जाऊंगा, घर में घुस जाऊंगा, घर में घुस जाऊंगा। तू बोलोगे करोना 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 करोना। इस वीडियो को देखिए जो उत्तराखंड से आई है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो उत्तराखंड के जिला हरिद्वार कस्बा मंगलोर का है। ये सीआरपीएफ का जवान है जो खुलेआम सड़क पर शराब पीकर किस तरह से हिचकोले खा रहा है और सामने वाले व्यक्ति को धमकी दे रहा है। हालांकि पुलिस वालों का दावा यह है कि इस सीआरपीएफ के जवान का दिमागी संतुलन सही नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी इस वीडियो को देखने वाला जो सही आंख और सही नजर रखता है वो ये नहीं कह सकता कि इसका दिमागी संतुलन खराब होगा, बल्कि वीडियो देखने के बाद यही बात समझ में आती है कि इसने शराब पी रखी है। साले गोली मार दूंगा अभी, निकाला नहीं निकाला।
उत्तराखंड नंबर अच्छी मेरे बहन चू अरे मैं खोजी हूँ माधर चू वीडियो निकाल इसको निकालना इसको पैसे ये गया मैडम रोक तो ये शराब का साइड इफेक्ट है जो पूरे मुल्क में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहा है। सरकार को ये कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए था। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में लाने के लिए और बहुत से इकदाम हो सकते हैं, लेकिन शराब की दुकानों को खुलेआम खोलना, मैं समझता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करना है और लॉकडाउन का किसी भी तरह से ऐसे में पालन नहीं हो सकता है। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो कोरोना वायरस को लेकर छुआछूत है। हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर जो छुआछूत का माहौल चल रहा है और जिस तरह से एक बीमारी को हवा बनाकर, एक बीमारी को भूत बनाकर पेश किया जा रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, इंसानियत के लिए, आवाम के लिए, जनता के लिए बहुत खतरनाक चीज है। आप देखिए कि सिर्फ एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी को इस तरह से पेश किया जा रहा है। गोदी मीडिया इसमें अहम रोल अदा कर रहा है और जहां तक मैं समझ रहा हूं सरकार भी और पुलिस प्रशासन भी और इंतजामिया भी, सारे लोग मिलजुल कर एक बीमारी को भूत की तरह से पेश कर रहे हैं। इससे लोगों में छुआछूत का माहौल पैदा हो रहा है। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। कहीं अगर कोरोना वायरस का मरीज पाया जाता है तो चारों तरफ 3-3 किलोमीटर दूर तक बैरिकेड लगा दिया जाता है और जो है इलाका सील कर दिया जाता है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि मरीज एक पाया गया है लेकिन चारों तरफ का इलाका क्यों सील किया जा रहा है, जबकि खुद डॉक्टर्स का ये कहना है, साइंटिस्ट का ये कहना है कि कोरोना वायरस का अगर कोई मरीज पाया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट सिर्फ 2 मीटर की दूरी तक हो सकता है। यानी 2 मीटर की दूरी बनाए रखें कोरोना वायरस के मरीज से। ये सारे इलाके को सील कर देना, आवागमन के मामले को बिल्कुल ठप कर देना, मैं समझता हूं कि किसी तरह से भी दुरुस्त नहीं है। एक बीमारी ही तो है, इस बीमारी को हवा बनाकर पेश न किया जाए। एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, लॉकडाउन का तीसरा दौर चल रहा है और मजदूर तबके की परेशानियां रोज बरोज बढ़ती ही जा रही हैं। महाराष्ट्र के अंदर 15 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। कर्नाटका में 3 दिनों तक मजदूरों को भूखा रखा गया, उन्हें कोई खाना पानी नहीं दिया गया। इसी तरह पूरे मुल्क में जगह जगह पर मजदूरों का बुरा हाल है। वो भूख के मारे परेशान हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, काम के लिए वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो लॉकडाउन में मजदूर तबके की जो परेशानियां बढ़ रही हैं और मजदूर तबका आत्महत्या करने पर जो मजबूर हो रहा है और मजदूर तबका खाने पीने के जो लाले पड़े हुए हैं और वो अपने बच्चों को खिला नहीं पा रहा है, इस तरफ सरकार को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और मजदूर तबके के लिए खुसूसी पैकेज जारी करना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 50,000 से मुतजाविज हो चुकी है। यानी 50,000 से ज्यादा मरीज हिंदुस्तान में पाए जा चुके हैं, लेकिन 1800 लोग मरे हैं। 1800 के करीब लोग अब तक मरे हैं। ऐसे में आप देखिए कि कोरोना वायरस की जो पुष्टि हो रही है और कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग हो रही है, उस टेस्टिंग पर जरूर सवालिया निशान खड़ा होता है कि मरीज तो 50,000 से ज्यादा हैं, लेकिन 2 महीनों के अंदर मरने वालों की संख्या सिर्फ 1800 के करीब है। ऐसे में क्या टेस्टिंग पर सवाल पैदा नहीं होता कि कोरोना वायरस जैसी मोहलिक बीमारी, इसके बावजूद भी आदमी मर नहीं रहा है, जबकि शुरू में कहा यह गया था कि ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसकी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई है। तो फिर वो जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि 5,000 से ज्यादा, 6,000 के करीब लोग अब तक सही हो गए हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव जिनका आया था, जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज थे वो अब तक सही हो गए हैं। तो उन्हें कौन सी वैक्सीन दी गई, उन्हें कौन सी दवाई दी गई जिससे वो सही हो गए? या तो ये झूठ है कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, या ये झूठ है कि कोरोना वायरस से आदमी मर जाता है। तो बहुत सी मुख्तलिफ जगहों से सवालिया निशानात जो खड़े हो रहे हैं और कोरोना वायरस को लेकर लोग जो शक व शुबहात में मुब्तला हैं, वो सबसे बड़ा शक ये है, क्या
कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग हो रही है वो सही भी है या नहीं। किसी को भी थोड़ी सी खांसी होती है, जुकाम होता है, उसे पकड़कर ले जाया जाता है, क्वारंटीन कर दिया जाता है। किसी को अगर बहुत तेज बुखार आ गया तो उसे भी क्वारंटीन कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि ज्यादातर जो मरीजों की तादाद बढ़ाई गई है वो बुखार वालों की और खांसी सर्दी वालों को पकड़ पकड़ के कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ाई जा रही है। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने एक बहुत दिलचस्प बात रखने वाला हूं। जनूबी अफ्रीका का एक देश है तंजानिया। तंजानिया में कोरोना वायरस के 22 मरीज पाए गए, लेकिन अचानक जब टेस्टिंग वहां शुरू हुई तो कोरोना वायरस के 480 से ज्यादा मरीज अचानक सामने आ गए। तो तंजानिया के जो सदर हैं जान मगोफोली, उन्होंने कहा कि अचानक ये तादाद इतनी बढ़ क्यों गई। तो उन्होंने एक दिलचस्प तजुर्बा किया कि कहीं टेस्टिंग गलत तो नहीं हो रही है। उन्होंने पपीते का सैंपल लिया, यानी पपीते का अर्क निकाला, उसके बाद बकरी का और भेड़ का, 2 जानवरों का और एक फल का, तीनों का उन्होंने अर्क लिया, लुआब लिया बकरी का, भेड़ का लुआब लिया और पपीते का अर्क लिया। उसको चेकअप के लिए लेबोरेटरी में भेजा। लेबोरेटरी में जब भेजा गया पपीते का अर्क और बकरी और भेड़ का लुआब, तो उन्हें आदमी का नाम देकर भेजा गया। मसलन एक नाम और एक उम्र दे दी गई कि ये फुला नाम के बंदे की टेस्टिंग होनी है और ये फुला नाम के जिसकी उम्र इतनी है उसकी टेस्टिंग होनी है। यानी ये नहीं बताया गया कि हम बकरी का लुआब भेज रहे हैं या पपीते का अर्क भेज रहे हैं। उन्होंने तीनों को अलग अलग नाम दिया और अलग अलग उम्रें देकर उन्होंने लेबोरेटरी में चेकअप के लिए, टेस्टिंग के लिए भेज दिया। आप हैरान रह जाएंगे कि लेबोरेटरी से जो टेस्टिंग आई और जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में पपीता भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, बकरी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और भेड़ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो तंजानिया के जो सदर हैं उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कोरोना वायरस की टेस्टिंग का भांडा फोड़ दिया है और आप लोगों को ये बता दिया है कि कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है। यानी एक आदमी को कोरोना वायरस अगर नहीं भी है तो टेस्टिंग के बाद आपको ये बता दिया जाएगा कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। या तो टेस्टिंग किट्स गलत बनाए जा रहे हैं, टेस्टिंग किट्स बनाकर जो है बेचा जा रहा है और एक लंबा कारोबार पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। हमें भी समझ में आती है बात कि कोरोना वायरस के हजारों की तादाद में मरीज मिल रहे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग की गलती है या एक हवा है या पूरी दुनिया में एक कारोबार चलाने की कोशिश है। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि सिर्फ एक बीमारी है और बीमारी को बीमारी की हद तक अगर रखा जाए तो काम चलेगा, वरना सारे मुल्क में जो बदहाली आने वाली है, इस बदहाली का आगे हम किस तरह से मुकाबला करेंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए बीमारी को सिर्फ बीमारी की हद तक रखा जाए और अगर टेस्टिंग हो रही है तो सही तरीके से टेस्टिंग की जाए। हर खांसी, जुकाम, नजले वाले को कोरोना नहीं हो सकता। बीमारी जहां फैल रही है वहीं कंट्रोल किया जाए, वहीं के इलाके को आइसोलेट किया जाए, बैरिकेड लगाया जाए। पूरा इलाका जो इससे मुतासिर है, पूरा हिंदुस्तान जो आज लॉकडाउन के अंदर मुब्तला है, मैं समझता हूं कि पूरे देश को इस तरह से लॉकडाउन कर देना, सबके कारोबार को बंद कर देना और ट्रेवल्स की सेवा को बंद कर देना और तमाम तर जरूरियात के सामान को बिल्कुल भी ताला लगा देना, जहां तक मेरा मानना है तो मैं समझता हूं कि अगर लॉकडाउन ना भी हो, लॉकडाउन पूरे देश से खोल दिया जाए और सिर्फ चंद कवानीन बना दिए जाएं, कुछ महीनों तक के लिए कुछ उसूल बना दिए जाएं कि भाई दुकानों पर भीड़ नहीं लगेगी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और टेस्टिंग जारी रहेगी। जिस पर शुबा होगा डॉक्टर्स जो है उनकी टेस्टिंग कराएंगे और सारे काम बदस्तूर चलते रहेंगे। लोगों का आना जाना भी जारी रहेगा, ट्रेवल्स सेवाएं भी होंगी, फैक्ट्रीज भी खुलेंगी, मॉल्स भी खुलेंगे, सारे काम होंगे। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना वायरस से लड़ाई भी जारी रहेगी। तो अगर ऐसा कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर फ़ाल कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में टाइम पर मिल जाए। शुक्रिया। सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज।